हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे एवं खुशहाल होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के ब्लॉक नंबर 4 को, जिसमें हम समझेंगे द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 1 यानी विटामिन्स के बारे में। यहाँ पे हम पूरी जानकारी आज प्राप्त करेंगे कि विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए हमारे यूनिट इससे जो पहली यूनिट्स हैं जैसे यूनिट 3, यूनिट 2 एंड यूनिट 1 को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाके आप सारी यूनिट्स को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। एक्चुअली विटामिन कहते किसे हैं? विटामिन आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहने का मतलब है जो हमारे पास विटामिन्स हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये सारे क्या थे हमारे पास में? ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। तो हमारे पास विटामिन भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही आती है। आइए आगे देखते हैं। सम ऑफ द विटामिन्स आर soluble इन वाटर while अदर आर फैट इन soluble इन फैट। कहने का मतलब है कुछ विटामिन्स वाटर सोलुबल होती हैं और कुछ फैट सोलुबल होती हैं। यानी कुछ विटामिन तो फैट के अंदर में घुलती हैं यानी डिजोल्व होती हैं, तब हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं एंड पूरी बॉडी तक पहुंचती हैं। और कुछ विटामिन्स पानी में घुलती हैं, इसके बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं और फिर जो है हमारे पूरे बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचती हैं। बात आ गई समझ में आपको? तो इसलिए जो फैट में घुल करके जाती हैं उनको बोलते हैं फैट सोलुबल विटामिन, और जो पानी में घुल करके जाती हैं उनको बोलते हैं वाटर सोलुबल विटामिन। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दे आर हैंस क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, जो मैंने अभी आपको बताई, वाटर सोलुबल विटामिन एंड फैट सोलुबल विटामिन। आगे नजर डालते हैं, एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ेंगे, फैट सोलुबल विटामिन को एंड वाटर सोलुबल विटामिन को। तो पहले हम पढ़ते हैं फैट सोलुबल विटामिन किसे कहते हैं। देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर नोन एज फैट सोलुबल विटामिन। यानी मतलब हमारे पास 4 विटामिन हैं जो फैट सोलुबल हैं। दोस्तों ये सब चीजें ना आप नोट डाउन करके रख लेना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं, अगर आप बिना नोट डाउन किए ये सारी वीडियो देख लेंगे, आप एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाइएगा। आप इसको बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में इसके नोट्स तैयार कीजिए और इसके बाद उनको थोड़ा सा रिव्यू कीजिए और उनको आराम से जब आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। दीज विटामिन आर देयर फॉर प्रेजेंट इन फूड इन क्लोज एसोसिएशन विथ फैट्स। क्लियर हो गया दोस्तों? एन इंटरेस्टिंग फैक्ट about fat soluble vitamins is that after being used for specific functions, the excess amounts of these vitamins is stored in body। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं, ध्यान से समझना, ये विटामिन्स एक्सेस होने के बाद में अगर मान लीजिए हमें कुछ विटामिन चाहिए, हमें मान लो विटामिन ए, डी, ई एंड के एक पर्टिकुलर मात्रा में चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में चली जाए तो ये विटामिन क्या होती है? बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। बात आ गई समझ में? विटामिन ए, डी, ई एंड के। जबकि वाटर सोलुबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं। ये जो सेंटेंस है ये जब आएगा तो मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि वाटर सोलुबल विटामिन नहीं होती हैं स्टोर एंड फैट सोलुबल विटामिन स्टोर होती हैं। एक एक करके हम इन चारों विटामिन को पढ़ेंगे, ए, डी, ई एंड के। सबसे पहले हम नजर डालते हैं विटामिन ए पर। जैसे ये है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो जैसे हमने बताया आपको कि भाई ये विटामिन हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है। तो देखो इसके केमिकल फॉर्मूले में क्या है? कार्बन है, सी। तो इसलिए हमने इसको बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं हम विटामिन ए और रेटिनॉल, यानी विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। बात आ गई दोस्तों समझ में? रेटिनॉल इज फाउंड ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। देखो
ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है जो विटामिन ए है ये सिर्फ एनिमल ओरिजिन के अंदर ही मिलती है। ये एनिमल ओरिजिन क्या होता है जी? जैसे एनिमल से प्राप्त होने वाला फूड, कौन सा? जैसे मिल्क हो गया, देखा एनिमल से मिलता है। बटर, घी हो गया, है ना, मक्खन, घी हो गया। एग्स, अंडे हो गई। फिश, मछली हो गई। लीवर हो गया, कुछ मछलियों का लीवर वगैरह से क्या होता है हमारे पास में, खाते हैं उनका लीवर वगैरह निकाल करके। तो कुछ एनिमल्स का, ये जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ये खाना पसंद करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। यानी ये जो मैंने नाम लिए थे ये सारे क्या है हमारे पास में, विटामिन भरपूर मात्रा में है। कौन सी? विटामिन ए। तो इसलिए इनको बोला गया है फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। बात क्लियर हो गई? लीवर ऑयल्स ऑफ फिश, देखो ये लिखा हुआ लीवर ऑयल्स, यानी जो लीवर का ऑयल है, तेल है, ऑफ फिश, मछली, लाइक हेलीबट, कॉड एंड शार्क आर रिचेस्ट सोर्सेज। मतलब इन 3 मछलियों का अगर लीवर मिल जाए और उनका ऑयल अगर निकाल लिया जाए तो उसके अंदर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आइए आगे बात करते हैं। प्लांट फूड्स डू नॉट कंटेन रेटिनॉल। मतलब प्लांट फूड्स, जैसे आप कुछ भी खाते हो, जैसे सीरियल्स हो गए या कोई फल हो गया, फ्रूट्स ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर में रेटिनॉल नहीं होता है, यानी विटामिन ए नहीं होती है। परंतु उनके अंदर में वो होता है, क्या बोलते हैं, ऑरेंज और येलो कलर पिगमेंट बोलेंगे उसको एक्चुअली। ऑरेंज यानी संतरी रंग का या पीले रंग का एक पिगमेंट्स होता है, दैट इज कॉल्ड कैरोटिनॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। कैरोटिनॉइड्स होता है विच कैन बी कन्वर्टेड टू रेटिनॉल इन द बॉडी, यानी बॉडी खुद बे खुद इस कैरोटिनॉइड्स को किस में कन्वर्ट कर लेती है, रेटिनॉल में। बात आई समझ में? आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए जो एनिमल का जो ओरिजिन है, मतलब फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन जो हैं, यानी दूध, घी, अंडे, मछली वगैरह, वो तो लोगों ने खा लिया। मान लीजिए अगर किसी ने उसमें से कुछ भी सामान नहीं खाया, सिर्फ फ्रूट्स और ये जो प्लांट ओरिजिन्स खाए उन्होंने, मान लो प्लांट फूड्स खाया जो प्लांट से ओरिजिनेट होती हैं, तो वो अगर सामान खाया तो क्या उसको विटामिन ए नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसको एक्चुअली क्या मिलेगा, कैरोटिनॉइड्स की फॉर्म में मिलेगा, और बॉडी उसको खुद बे खुद रेटिनॉल के अंदर में बदल लेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए मैंने इसको आपको दोबारा सेम भाषा को थोड़ा सा बदल के उसको समझाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं बीटा कैरोटीन। एक्चुअली बीटा कैरोटीन क्या होता है? बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कैरोटीनॉइड इन द प्लांट फूड्स। मतलब प्लांट फूड्स जितने होते हैं उनके अंदर में जो कैरोटीनॉइड्स होता है वो एक्चुअली किस नाम से होता है? बीटा कैरोटीन। मोस्ट ऑफ द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ वेजिटेबल्स and fruits is due to these carotenoid pigments as we mentioned earlier। कहने का मतलब है जब हमने जैसे कोई पका हुआ फल कोई भी देख लो आप, उसका कलर नॉर्मली येलो दिखाई देता है या फिर ऑरेंज सा दिखाई देता है। बहुत सारे फल जो आप देखते होंगे वो एक्चुअली किसकी वजह से दिखाई देता है? बीटा कैरोटीन की वजह से ही दिखाई देता है। राइप फ्रूट्स सच एज मैंगोज, आपने देखा होगा, पपाया, येलो ऑरेंज वेजिटेबल्स, है ना, लाइक कैरेट हो गया, पंपकिन हो गया, आर रिच इन बीटा कैरोटीन। मतलब ये बीटा कैरोटीन इनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तीदार सब्जियां ऑल्सो कंटेन कैरोटिनॉइड पिगमेंट। ठीक है, परंतु आपने देखा होगा वो एक्चुअली जो हरे रंग की होती, जो इन्होंने भी जिक्र किया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर अगर बीटा कैरोटीन होता है तो फिर वो हमें पीली क्यों नहीं दिखाई देती? ये क्वेश्चन आ गया ना दिमाग में भाई। ऊपर तो इसने समझाया था हमें कि जो आम है, पपीता है, ये सब हमें पीले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है, परंतु हरे पत्तेदार सब्जियां तो पीली नहीं दिखाई देती हमें। एक्चुअली समझते हैं, आगे वाली लाइन में इसका आंसर दे रखा है। हियर द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट इज मास्क्ड, कवर कर दिया जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। एक्चुअली क्लोरोफिल हरे रंग का दिखाई देता है। मेरी बात समझ में आया? उसको जो कैरोटिनॉइड्स है उसके ऊपर हावी हो जाता है क्लोरोफिल, और इसलिए
हरा रंग का हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। विच एज यू नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन ग्रीन इन कलर, ये सब ग्रीन कलर में होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पाइनच, पालक, मस्टर्ड लीव्स, सरसों के पत्ते, फेनुग्रीक लीव्स, मेथी के पत्ते, आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। कहने का मतलब है ये जो बीटा कैरोटीन है इन सब के अंदर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मैं दोबारा बता देता हूं, एक्चुअली जो बीटा कैरोटीन है ये बॉडी के द्वारा रेटिनॉल में बदल दिया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, यानी ये कैसे एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर में और स्टोर कहां पे होता है, ये इस पैराग्राफ में समझने वाले हैं। You have read that vitamin A is ingested either in the form of retinol or carotene। बहुत सिंपल से सेंटेंस में बताया गया है कि ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि या तो हम विटामिन ए को रेटिनॉल के फॉर्म में ले रहे हैं या फिर कैरोटीन की फॉर्म में ले रहे हैं। ये बात क्लियर हो गया। अगर हम एनिमल फूड्स खाते हैं तो हमें डायरेक्ट रेटिनॉल के फॉर्म में मिल जाता है, अभी हमने इसके ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा। और अगर हम हरी सब्जियां फल वगैरह खाते हैं तो हमें कैरोटीन के फॉर्म में विटामिन ए मिल जाता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल्स, रेटिनॉल फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विद सम फैट कंटेनिंग पार्टिकल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, जो रेटिनॉल होता है वो फैट के साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बना लेता है, पर्टिकुलर एक सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ये शब्द बार बार आएगा आगे कि काइलोमाइक्रॉन्स क्या है। एक्चुअली रेटिनॉल और फैट मिलकर के जो एक सब्सटेंस बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि रेटिनॉल और फैट मिलकर के ये काइलोमाइक्रॉन्स बनाते क्यों हैं। एक्चुअली क्या है, जो रेटिनॉल है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होती हैं और कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होती हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि विटामिन ए फैट सॉल्युबल है और विटामिन ए का मतलब रेटिनॉल होता है, और रेटिनॉल जब बॉडी के अंदर जाएगा तो फैट के अंदर ही डिसॉल्व होकर के जाएगा। बात समझ में आई आपको। इसलिए काइलोमाइक्रॉन्स बन के तैयार होता है एंड इज टेकन टू ब्लड स्ट्रीम। देखो तभी ये ब्लड के अंदर में चला जाता है। कैरोटीन इज एब्जॉर्ब इन मच दैट द सेम वे एज रेटिनॉल आफ्टर, मतलब जो ये कैरोटीन है ये भी अपना रेटिनॉल की तरह ही ब्लड स्ट्रीम में जाता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन मोस्ट ऑफ द कैरोटीन इज कन्वर्टेड टू रेटिनॉल। बात आया समझ में। जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो कैरोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेटिनॉल में। इन द सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स हैं वो कैरोटीन को रेटिनॉल में तब्दील कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं और बॉडी के लिए यूजफुल बन जाती है ये सारी चीजें। आइए दोस्तों बात करते हैं फंक्शंस की। अगर हम विटामिन ए के फंक्शंस की बात करें या रेटिनॉल के फंक्शंस की बात करें तो ये बॉडी में हमारी क्या मदद करते हैं। व्हाट डज विटामिन ए डू इन द बॉडी, यानी शरीर में इनका क्या फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनिंग नॉर्मल विजन। देखो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जो बंदा दूध वगैरह पीता है, हरी सब्जियां वगैरह खाता है, उसकी जो आई साइट होती है यानी आंखों से देखने की जो क्षमता होती है बड़ी अच्छी होती है। जो बच्चा शुरू से ही आपने देखा होगा ढंग से कुछ खाता पीता नहीं है, कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते रहता है ना, ये ईजा पिज्जा खाते रहता है, तो आप देखेंगे कि उसको जल्दी चश्मे लग जाते हैं। अब आप कुछ लोग मेरी यहाँ पे बात को काटेंगे, बोलेंगे कि जिस बच्चे को बाई बर्थ ही यानी जन्म होने के 4 महीने बाद, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, 4 साल में या 5 साल के अंदर में चश्मा लग गया या 10 साल में चश्मा लग गया, तो उसने ऐसा क्या खा लिया कि उसको चश्मा मतलब लग गया, या फिर उसने क्या ऐसा नहीं खाया कि उसको चश्मा लग गया। दोनों ही क्वेश्चन रेस हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। देखो कुछ एक चीज तो जेनेटिक भी हो सकती है, मतलब जैसे किसी के पापा को कम दिखता हो या फिर आई साइट वीक हो तो बच्चे को भी होने के चांसेस बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, यानी उस इंडिविजुअल की हिस्ट्री। पर
इससे ज़्यादा फैक्टर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड ये भी करता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ ने क्या खाया, उसी समय से जो माताजी बच्चे की खाती हैं वो बच्चे को पोषण पहुंचता है, न्यूट्रिएंट्स वो सारे बच्चे तक पहुंचते हैं कि जो माँ खाती है। अगर माँ ने मान लो जब बच्चा गर्भ में था उस समय माँ ने ही कुछ अच्छा नहीं खाया, घी दूध फ्रूट्स जूस कुछ पिया नहीं, माँ ही हल्के हल्के आइटम खा के रह गई, चिप्स कुरकुरे नमकीन और चाउमीन वगैरह यही सब माँ ने खाया, तो बच्चा डेफिनेटली आपका वीक पैदा होगा, कमजोर पैदा होगा, मेडिकली कंप्रोमाइज्ड होगा, वो एक स्ट्रांग बच्चा नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि बच्चे को जब उस समय न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे उसको मिले ही नहीं, उस तक पहुंचे ही नहीं। तो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कि मैं विटामिन ए की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता जी को अच्छा अच्छा सामान खाना चाहिए, बच्चे की जो माँ है उनको बहुत अच्छे से सामान खाना चाहिए, जूस फ्रूट्स ये सारे सामान। मैं ये नहीं कहता कि फ्रूट और जूस के अंदर ही रहना, दूसरा सामान नहीं खाना, खाना है बट उसको थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया, ये कंट्रोल डाइट करके खाना है, जैसे थोड़ा फल ले लिया, थोड़ा जूस ले लिया, थोड़ी रोटी ले ली, थोड़ी चावल ले लिया, थोड़ी दाल ले ली, तो कि जो कंप्लीट एक डाइट जो रेडी हो जाती है उस तरह से खाना चाहिए, ताकि आप खुद भी स्वस्थ रहेंगी और आपके होने वाला बच्चा भी हेल्दी पैदा हो गए। आइए नजर डालते हैं अपने टॉपिक पे, मेंटेनिंग नॉर्मल विजन। विटामिन ए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल विजन। कहने का मतलब है जो विटामिन ए है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसमें, नॉर्मल विजन में, यानी देखने में हमारे में। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर वी मस्ट फर्स्ट बी फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ आई। मतलब हम आंख को, विजन को समझने से पहले यानी देखने को समझने से पहले हमें उसके डायग्राम पे नजर डालनी होगी। आइए दोस्तों पहले डायग्राम पे नजर डालते हैं। ये हमारे पास में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आई है जो आप सामने देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये क्या कहती है हमारे पास में, ये हमारे पास में आई हो गई जो आप देख रहे हैं, ये नर्व सप्लाई करने वाली और ब्लड सप्लाई करने वाली नर्व्स हो गई, ठीक है। यहां से हम देखेंगे ये लाइट हो गई, यानी जो रोशनी हमारे तरफ आ रही है बाहर से एनवायरमेंट से, ये रोशनी हो गई। ये कॉर्निया होगा, ये जो सामने वाला ब्लैक वाला जो हिस्सा आप देखते हैं अपनी आंखों के बीचे बीच में, कॉर्निया हो गया। उसके पीछे लेंस हो गया, देखो जो हमारे आई को देखने का काम करता है, इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है। इसके बाद होगा रेटिना। रेटिना क्या होगी, आंख के जो व्हाइट व्हाइट सी जो पुतली आप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रेटिना। अच्छा अब क्या है, अब रेटिना में हम आप देखेंगे कि उसके अंदर में दो चीजें होती हैं, क्या, रॉड्स एंड कॉन्स। आइए पैराग्राफ पे चलते हैं। द रेटिना हैज टू काइंड्स ऑफ सेल्स, रॉड्स एंड कॉन्स। मैंने अभी आपको बताया था कि रॉड्स एंड कॉन्स उसके पास में दो सेल्स होती हैं। बोथ rods and cones are sensitive to change in light but they react different and perform different functions। मतलब है rods and cones दोनों ही लाइट के हिसाब से काम करती हैं, यानी तेज रोशनी होगी तो कुछ काम करेंगी, डिम रोशनी होगी तो कुछ काम करेंगी। वो मैं अगले पैराग्राफ में आपको समझाने वाला हूं कि कौन सा क्या काम करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ही लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। वाइल रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, कहने का मतलब है जो रॉड्स हैं वो हमारे पास में डिम लाइट में काम करती हैं और जो कॉन्स हैं वो हमारे पास में ब्राइट लाइट में काम करते हैं, यानी तेज चमक की रोशनी में काम करते हैं। लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट रॉड्स। आइए एक रॉड्स पर नजर डालते हैं। रॉड्स कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या है, एक्चुअली ये एक प्रोटीन और विटामिन ए के मिलकर के बनाया हुआ एक पिगमेंट है, जो कि क्या होता है, ये देखिए, ये आपको यहां पे समझाएंगे। ये रहा, देखिए रोडोप्सिन, ये रहा। जब हम अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं तो हम रोडोप्सिन काम करता है, और जैसे ही हम अंधेरे से लाइट की तरफ आते हैं, आप डायग्राम में अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, जब हम अंधेरे यानी रोडोप्सिन यानी लाइट जैसे ही हमारी आंखों को लगी तो ये प्रोटीन एंड विटामिन ए में तुरंत ब्रेक हो जाता है,
एंड फिर हम अगर अंधेरे में आते हैं तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं उजाले में एकदम, मान लो ये उजाला है यहाँ पे, है ना, ब्राइट रोशनी है, क्योंकि प्रोटीन अलग है और विटामिन ए अलग है। जैसे ही मैं डार्क के अंदर जाऊंगा तो देखेंगे आप मुझे कुछ देर तक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइंट होने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए यहां पे हमें ये दिखाई नहीं देता है। आइए वापस अपने पैराग्राफ पर चलते हैं। द रोड्स कंटेन ए पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। रोडोप्सिन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए एंड प्रोटीन। समझ में आया? एक प्रोटीन के साथ मिल जाता है विटामिन ए और इसके बाद में अपने पास में रोडोप्सिन का निर्माण होता है। द अमेजिंग थिंग अबाउट रोडोप्सिन इज दैट इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू कंपोनेंट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू ब्राइट लाइट। जैसे मैंने आपको बताया, इन द डार्क दीज कंपोनेंट्स विटामिन ए एंड प्रोटीन अगेन कंबाइन टू रीजनरेट रोडोप्सिन। मतलब जैसे ही अब अंधेरे में आओगे तो ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे और उजाले में आओगे तो दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे और देखने का काम करेंगे। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोडोप्सिन इज इन मेंटेनिंग नॉर्मल विजन। यानी रोडोप्सिन क्या काम करता है नॉर्मल देखने में, किस तरह से हमारी मदद करता है। रोडोप्सिन हेल्प अस टू सी इन डिम लाइट, यानी ये हमें कम लाइट में देखने में मदद करता है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, देयर मस्ट हैव बीन मेनी ओकेजन्स व्हेन यू वॉक इनटू द डार्क फ्रॉम अ ब्राइटली लिट रूम। यानी हम थोड़े से चमकदार कमरे से थोड़े अंधेरे कमरे की तरफ जाते हैं तो यू वुड डेफिनेटली रिमेंबर नॉट बीइंग एबल टू सी। आप देख नहीं पाते हैं कुछ भी फॉर ए शॉर्ट व्हाइल, कुछ क्षण के लिए, यानी कुछ देर के लिए आप देख नहीं पाते हैं। वाई डज दिस हैपन? एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? इट्स ऑल बिकॉज रोडोप्सिन हैज ब्रोकन डाउन इट्स इनटू टू कंपोनेंट, क्योंकि ऑलरेडी वो दो कंपोनेंट में टूटा हुआ होता है। जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में डायग्राम में समझाया था, याद करो कि भाई ये जो है हमारे पास में दोनों में टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ देखो प्रोटीन एंड विटामिन ए। जब हम अंधेरे में जाएंगे तो रोडोप्सिन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, वही बात ये बोल रहा है यहाँ पे कि टू कंपोनेंट्स इट्स देयरफॉर नो लॉन्गर एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। हाउ देन डिड यू बिगिन टू सी इन डार्क? फिर आप देखना कैसे शुरू कर देते हो डार्क में ना। दिस हैपेंड बिकॉज रोडोप्सिन इज रीजनरेट, दोबारा रोडोप्सिन बन जाता है वंस अगेन, एक बार फिर इन डार्क, है ना। जैसे डार्क रूम में जाते हैं तो ये बन जाता है। इफ यू लुक एट दीज इवेंट्स क्लोजली यू वुड नोटिस दैट you'd started with rhodopsin and now you have gone through a process by which it is broken down then regenerated. This is an example of cycle in metabolism and called visual cycle. यानी अगर if एग्जाम के अंदर में आ जाता है कि विजुअल साइकिल किसे बोलते हैं या क्या है, तो आपने इसी चीज को नोट डाउन करके आप लिखेंगे कि भाई जो है हमारे पास में आई का जो डायग्राम भी बना सकते हैं, इसको भी रोड्स एंड कॉन्स को भी मेंशन कर सकते हो। ये आपने पक्का, ये तो मेंशन 100% करना ही पड़ेगा, रोडोप्सिन, डार्क एंड लाइट का एरो एंड प्रोटीन एंड विटामिन ए, तो ये समझने में आसान होगी। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं सपोर्टिंग ग्रोथ। यानी अब विटामिन ए सपोर्टिंग ग्रोथ में कैसे मदद करता है, क्या सपोर्ट करता है विटामिन ए, आइए पैराग्राफ में समझते हैं। विटामिन ए इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यूज। यानी स्केलेटल मतलब होता है हमारे पास में हड्डियां, जो हमारी बोन होती हैं, हड्डियों, एंड सॉफ्ट टिश्यू यानी मांस, खाल कह लो, मांस कह लो, यानी उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यूज, एंड स्केलेटल मतलब जैसे मैंने आपको बताया बोन्स या हड्डियां। द एग्जैक्ट रोल ऑफ द विटामिन इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज स्टिल नॉट अंडरस्टूड। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है, द एग्जैक्ट रोल ऑफ विटामिन इन ग्रोथ एंड बॉडी इज स्टिल नॉट अंडरस्टूड। मतलब अभी तक एक्चुअली ये नहीं पता चला है कि जो ग्रोथ है उसमें विटामिन ए का अहम किरदार क्या है। रिसर्च इन दिस एरिया हैव इंडिकेटेड दैट विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन बॉडी बोन्स डू नॉट ग्रो टू देयर फुल लेंथ एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड। एक्चुअली ये तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं हुई है कि बॉडी में ऐसा क्या होता है विटामिन ए की कमी से कि जो क्या बोलते हैं बच्चा थोड़ा सा वीक रह जाता है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं।
इसको बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। विटामिन ए मतलब दूध, ऐसे कह सकता हूं भाई। अगर मैं तो वेजिटेरियन हूं तो मैं तो ज़्यादातर आपसे वेजिटेरियन की डाइट की बात करूंगा, क्योंकि मैं नॉन वेज से ज़्यादा वेज पे जोर देने की बात करूंगा। तो इसलिए जो नॉन वेज के लोग हैं ये नहीं सोचना कि मैं बार बार वेज की तरफ क्यों बोलता हूं, क्योंकि भाई मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं तो वेज की तरफ बार बार मेरा शब्द मुंह से वेजिटेरियन ही निकलेंगे। आइए बात करते हैं, जैसे हम चलो नॉन वेज को भी ले लेते हैं, साथ में वेज को भी ले लेते हैं। क्या है, जैसे दूध पीने वाला बंदा है, अंडा खाता है या मछली वगैरह खाता है, तो आप देखेंगे वो बंदा काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी मजबूत होता है, उसकी बोन वगैरह हड्डी वगैरह मजबूत होती है, भाग दौड़ में सब में अच्छा होता है। गांव में बोलते बोला है दूध दूध पीता है यार, अच्छा है बंदा, घी भी खाता है इसलिए ताकतवर है। एक बंदा भाई कंप्रोमाइज डाइट खाता है, कुछ ढंग से खाता नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं, सब ऐसे उल्टा पुल्टा है, वो कमजोर है, थका सा है, बिल्कुल कमजोर सा अपने आप को महसूस करेगा उसके सामने। रीजन तो वही हुआ, चाहे साइंटिफिक स्टडी पता चले या ना पता चले, बट आपको तो भी तो पता चल ही रहा है ये सारी चीजें कि भाई जो खाता पीता है, अच्छा जो डाइट लेता है वो हेल्दी होता है। तो इसलिए हम इसको सपोर्टिंग ग्रोथ में बोल सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज, ये हमें बीमारियों से बचाता है। भाई वो कैसे, विटामिन ए हमें बीमारियों से कैसे बचाता है, आइए समझते हैं। विटामिन ए प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एपिथेलियल सेल्स मॉइस्ट एंड हेल्थी। देखो एपिथेलियल सेल्स क्या होती है, मतलब ऐसे समझो, आप बाहर की जो कवरिंग होती है, स्किन, जो हमारी जो चमड़ी कह लो, स्किन कह लो, जो भी आप समझते हैं उस भाषा में समझें आप, उसको हम बोलते हैं, उसमें एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं हमारे। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉइस्ट एंड हेल्दी। मॉइस्ट मतलब उनको थोड़ा सा देखा होगा आपने, किसी किसी की स्किन मुलायम नहीं होती है, एंड हेल्दी होती है, अच्छे से होते हैं, चीकने से हाथ होते हैं और बिल्कुल एकदम होते हैं। उसके अंदर क्या समझेंगे आप, वो बंदा दूध घी खाता पीता आदमी का ही ऐसा हाथ मिलेगा। आप जो कुछ नहीं खाइए पिएगा तो आप देख लीजिएगा आपके हाथों में भी सुकड़न सी आ जाएगी और कोई ग्लो विलो नहीं रहेगी चेहरे पे। आप खुद इसको आप प्रैक्टिकल आजमा के देखिएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे पास में विटामिन ए इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सम एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर स्किन, है ना, लाइनिंग ऑफ आईज, है ना, एंड लाइनिंग ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, लंग्स। देखो लंग्स और इंटेस्टाइन तो आपको नहीं दिखाई देती है, आंतें और फेफड़े तो आप नहीं देख सकते हैं, बट आप स्किन तो देख सकते हैं। आप देखना जो अच्छा खाता पीता है उसकी आंखें भी बड़ी अच्छी लगती हैं, हाथ पैर बड़े अच्छे लगते हैं। उसका रीजन वही है कि वो विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में ले रहा है। विदाउट विटामिन ए द एपिथेलियल टिश्यूज विल बिकम ड्राई। अगर आप सही से नहीं लेंगे तो ड्राई हो जाएंगे, क्रैक्स हो जाएंगे। आपने देखा हो किसी किसी की स्किन फटी फटी सी होगी, है ना, तिरकी तिरकी सी होगी, थोड़ी माइनर लाइंस होंगी। अपीयर इन द स्किन एंड इनर वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लंग्स। यानी उसको ये नहीं कि बाहर से ही आपका हाथ वाथ खराब दिख रहे हैं तो अंदर का सिस्टम अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। फेफड़े भी आपके खराब हो चुके होंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब आहार नली, आहार नली के अंदर भी आपको दिक्कत हो सकती है। दिस मेक्स इट इजी फॉर जर्म्स टू एंटर एंड कॉज डिजीज लाइक डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन। मतलब देखो कितना इजी भाषा में उन्होंने समझाया है हमें कि भाई जब आपकी स्किन तो रहेगी माइनर लाइंस यानी तिरकी रहेगी, यानी फटी फटी जैसी रहेगी, तो इजीली उसके अंदर से कोई भी बैक्टीरिया यानी हार्मफुल बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। और उस एरिया को भले ही पूरी बॉडी इन्फेक्टेड एक बार को हो ना हो, बट लोकलाइज तो इन्फेक्शन पक्का कर देगा वो आपको। ये आपने नोट किया होगा ना, आपके हाथ वगैरह फटे हुए वहां पे फिर कुछ कुछ लग जाता है तो वो बिल्कुल स्किन ऐसी हो जाती है खराब खराब सी, तो दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। और ये तो यहां तक कह दिया है बुक ने तो कि डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह, आई इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन हमें इससे हो सकते हैं। तो दोस्तों हम ये नहीं समझना है कि सिर्फ हम दूध पी रहे हैं तो हम सिर्फ पेट भर रहे हैं अपना। एक्चुअली जो हम हेल्दी डाइट लेते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं लेते, उससे हमारी पूरी बॉडी को ही एक अच्छी एनर्जी और हम देखो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये बात हमने बहुत पुरानी सुनी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग भी ठीक से सोचेगा। जब आप खाने पीने में कंप्रोमाइज करेंगे, खा लिया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, तो डेफिनेटली मान के चलिए आप स्वस्थ नहीं रह सकते। Various research studies have supported this and shown that vitamin A play a beneficial role in preventing common illness in young children. When body level of vitamin A are low, the chances
आर मोर देन दैट द यंग चाइल्ड विल डेवलप इन्फेक्शियस डिजीज। देखो इन्फेक्शियस डिजीज इससे डेवलप हो सकता है इफ दीज डिजीज आर सफिशिएंटली सीवियर दे कैन कॉज डेथ। देखो कई बार तो ये बीमारियां इतनी बढ़ सकती हैं कि आपको डेथ का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हेल्दी डाइट का होना बहुत जरूरी है। दिस इज द रिसर्च वाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एसोसिएटेड विद चाइल्ड डेथ। क्लियर होगा दोस्तों। बात करते हैं आगे विटामिन डी की। विटामिन डी हमारे पास में D3 एंड D2 होता है। D3 तो आप हमेशा देखते होंगे कि डॉक्टर लिख देता है कि कैल्शियम की गोली ले लेना, है ना। एंड इसके बाद में ये D2 हो गया हमारे पास, आल्सो नोन एज एर्गो कैल्सिफेरॉल। ये एक नाम है जो इसको पक्का याद कर लेना, एर्गो कैल्सिफेरॉल के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि विटामिन जो डी है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन। ये क्यों सनशाइन विटामिन के नाम से जानी जाती है? ये सनशाइन विटामिन के नाम से इसलिए जानते हैं इसको क्योंकि ये हमें डायरेक्ट सनलाइट से प्राप्त हो जाती है। ये बात हम सभी जानते हैं कि भाई धूप में कुछ देर बैठा करो ताकि आपको विटामिन डी मिलेगी। ये तो आप हर किसी के मुंह से सुन सकते हैं, इसलिए इसका नाम सनशाइन विटामिन है। दिस इज बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर स्किन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वी डू नॉट नेसेसरी हैव टू डिपेंड ऑन डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन। जरूरी नहीं कि हम भाई विटामिन डी के लिए अलग से ही कुछ खाएं। थोड़ा बहुत देर धूप में बैठो तो भी हमारी विटामिन डी पूरी हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत कम है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो विटामिन डी डेफिशिएंसी का पेशेंट है वो धूप में बैठा रहेगा तो उसको पूरी हो जाएगी। डॉक्टर के कंसल्टेशन, मेडिसिन बहुत जरूरी है, बट ये अपने होम रेमेडी में आता है कि भाई घर बैठ के किसी चीज के उपाय क्या कर सकते हैं। हम घर बैठे बैठे थोड़ी धूप में बैठ लेते हैं अगर विटामिन डी की कमी, तो वहां से हमारी जो है थोड़ी बहुत पूर्ति हो सकती है। द इजिएस्ट वे टू ऑब्टेन विटामिन इज द फैक्ट एनफ एक्सपोजर टू लाइट। क्लियर होगा दोस्तों, इसमें कुछ समझने में दिक्कत नहीं है। विच फूड कंटेन विटामिन डी। अगर हम खाने की बात करें तो कौन से खाने के अंदर में विटामिन डी होती है? फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लाइक एग, अंडे हो गए, लीवर जैसे मैं पहले बताया, बटर, मक्खन वगैरह हो गया, कंटेन विटामिन डी इन सफिशिएंट अमाउंट्स। यानी जो विटामिन डी है ये हमारे पास में अंडे, लीवर और मक्खन वगैरह के अंदर काफी मात्रा में होती है। इट इज हाइवर द फिश लीवर ऑयल्स, जो मैंने पहले जिक्र किया था कि मछली का लीवर का जो ऑयल है, विच आर द रिचेस्ट सोर्सेस। ये सब रिचेस्ट सोर्स में आते हैं, यानी बहुत अच्छी मात्रा में इनके अंदर विटामिन डी होती है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन डू नॉट कंटेन विटामिन डी। यानी जो प्लांट ओरिजिन जो हमारे पास में फूड है उसके अंदर में विटामिन डी नहीं होती है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एंड स्टोरेज कैसे होती है? आप सबको याद है कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चारों विटामिन फैट सोलुबल विटामिन है और ये हमारी बॉडी में जाने के लिए इनका फैट के अंदर में मिक्स होना बहुत जरूरी है। और जब ये फैट के अंदर में मिक्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स, याद होगा आपको। तो इसके एब्जॉर्प्शन में भी वो स्टेप तो आना ही आना है, यूनिवर्सल हो गया वो तो इन चारों विटामिन के लिए। तो जब भी एग्जाम में आता है आपके सामने कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है तो एडीई के इनका, तो आपने इसका टक से बता देना है कि भाई एब्जॉर्प्शन में तो इनके लिए काइलोमाइक्रोन्स का होना बहुत जरूरी है ना। द विटामिन डी वी टेक इन एब्जॉर्ब अलोंग विद फैट। क्लियर हो गया? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट के अंदर मिक्स हो गया। बाइल इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड देयरफॉर ऑफ विटामिन डी। कहने का मतलब है, देखो ये एक यहाँ पे एक चीज है जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फैट का एब्जॉर्प्शन होता है ना इंटेस्टाइन के अंदर में, तो उस समय बाइल जूस की, जो बाइल जूस हमारा रिलीज होता है लीवर से, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एब्जॉर्प्शन कराने में बहुत मदद करता है फैट की।
तो इसलिए बाइल जूस भी उसी समय सीक्रेट होता है। ये पॉइंट भी आप पक्का नोट डाउन कीजिएगा। वंस एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटेड, एक बार एब्जॉर्प्शन हो गया, विटामिन डी एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, विटामिन डी फैट की मदद से ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है एज ए पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। आ गया ना दोस्तों सब, क्योंकि ये तो पार्ट तो है ही ना उसका विटामिन डी, क्यों, इसके साथ फैट मिक्स है और इस दोनों को मिक्स को हमने काइलोमाइक्रॉन्स कहा है, तो इसीलिए इस सेंटेंस को उन्होंने बोला एज ए पार्ट ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स विटामिन डी फॉर्म्ड इन द स्किन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट ऑल्सो एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। वाट एवर द सोर्स, विटामिन डी इज देन टेकन टू लीवर, देखो इसके बाद क्या होता है, विटामिन डी जो है इज देन टेकन टू लीवर, लीवर के अंदर चली जाती है विटामिन डी, सम ऑफ इट इज स्टोर्ड देयर एंड रिमेनिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड टू वेरियस बॉडी टिश्यूज। कहने का मतलब है ये वेरियस बॉडी टिश्यूज में चली जाती है, बहुत सिंपल सी बात है। फंक्शन क्या है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो यू माइट हैव हियर्ड दैट विटामिन डी मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, यानी जो विटामिन डी है ये हमारे पास में, ये क्या करती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बनाती है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाउ डज विटामिन डी हेल्प इन दिस, रीड ऑन टू फाइंड आउट, है ना। मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, देखो अभी हमने मिनरल्स पढ़े नहीं हैं, नेक्स्ट यूनिट में हम मिनरल्स को ही पढ़ने वाले हैं। तो जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हैं ये क्या होते हैं, इनकी मदद से हमारी बोन बनती है। व्हेन डिपॉजिट इन बोन मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, यानी ये हमारे पास में कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या है, एक कैल्सिफिकेशन होता है जिसका मैं जिक्र अगली यूनिट में करने वाला हूं, तो आपको समझने में आसानी होगी। अभी इतना ही समझते हैं जितना इसमें दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन द बोन इज टर्म्ड एज मिनरलाइजेशन, है ना, मिनरलाइजेशन हो जाता है ऑफ बोन का, सही है। विटामिन डी एड्स द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन इन फॉलोइंग टू वेज, कैसे मदद करता है विटामिन डी, बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बाय हेल्पिंग इन द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन। ये दो हैं हमारे पास में फंक्शन। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई क्या है। विटामिन ई का फॉर्मूला है हमारे पास में C29H50O2, इसमें कार्बन है ये रहा, इसलिए इसको भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहा है। याद होगा आपको, तीनों विटामिनों को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहा है कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आती है। विटामिन ई प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फूड स्टफ, फूड स्टफ्स मतलब खाने की चीजें, जितनी भी खाने की चीजें होती हैं ज्यादातर के अंदर में विटामिन ई होता ही होता है। वेजिटेबल्स ऑल्स लाइक ग्राउंडनट, सोया, कॉटन सीड्स एंड safflowers are rich sources of vitamin E. Other good sources are whole grain cereals, dark green leafy vegetables, pulses, nuts and oil seeds. Foods of animal origin are low in vitamin E. देखो जो एनिमल ओरिजिन है, यानी जैसे क्या हो गया हमारे पास में, अंडे हो गया, यॉक हो गया, एग यॉक मतलब अंडे के अंदर जो होता है वो, बटर, लीवर, इसके अंदर में विटामिन ई बहुत कम मात्रा में होता है, याद रखना। विटामिन ई हमारे पास में जितनी भी वेजिटेरियन डाइट कह लूँ या फिर ऐसे कह लूँ, मतलब वेजिटेरियन तो नहीं कहना होगा क्योंकि इसमें वेजिटेरियन में तो फिर दूध भी आ गया और ये सारी चीज़ें, यानी यही सही है कि प्लांट से जितना निकलने वाली चीज़ें हैं, अनाज, सब्जियां, है ना, जितने उसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। एब्जॉर्प्शन दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे, काइलोमाइक्रॉन्स आपके सामने रेडी है, ये रहा, ये फैट के साथ मिक्स होता है, काइलोमाइक्रॉन्स होता है, और ये सब बॉडी के अंदर में जाने के बाद में लास्ट की पैराग्राफ पढ़ेंगे बस हम, लास्ट की लाइन पैराग्राफ के, ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी टिश्यूज हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन बट दे मेनली स्टोर्ड इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू।
एक्चुअली इसकी जो विटामिन है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इसी यूनिट के शुरुआत में कि भाई ये जो है ये बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती हैं, क्योंकि हम फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ रहे हैं। तो ये स्टोर एक्चुअली मसल्स के अंदर में स्टोर हो जाती है और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाती हैं। आपको पता होगा हमारी एडिपोज टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्मली पेट के अंदर वाली स्किन पे, यानी जिस आदमी का पेट बाहर की तरफ होता है तो उसके अंदर में क्या होता है? एडिपोज टिश्यूज के अंदर में फैट होता है। तो पेट और थाई के अंदर में आमतौर पर ये पाए जाते हैं और बटक्स वगैरह में ये एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहां पे ये हमारे पास विटामिन ई स्टोर हो जाती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें कि भाई इसके फंक्शंस क्या हैं, द मेन रोल ऑफ विटामिन ई इन आवर बॉडी इज प्रोटेक्शन। इट गिव्स टू अदर सब्सटेंस लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन ए एंड सी। इट प्रिवेंट्स their destruction in the body as well as food. Unsaturated fatty acids, याद है आपको क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? एक्चुअली जब हमारे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, मान लो एक कार्बन के अंदर में मान लीजिए 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, तो अगर कार्बन के पास में पर्याप्त हाइड्रोजन है अटैचमेंट हुए है ना, तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड। मतलब फैटी एसिड के अंदर में मान लो कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, अगर पर्याप्त हाइड्रोजन है तो सैचुरेटेड है, और अगर हाइड्रोजन कम है कार्बन के पास में तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड। यानी सैचुरेटेड चीज जमी हुई होगी एट रूम टेम्परेचर, जैसे घी मक्खन ये जम जाता है यानी सेट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और जो नहीं जमता है जैसे सरसों का तेल और आपके हो गए बहुत सारी चीजें जो खाने पीने की नहीं जमती हैं, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। विटामिन के, विटामिन के का फॉर्मूला क्या है? C31H46O2। इसमें भी अपने पास में कार्बन प्रेजेंट है, यानी ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यानी जितनी भी फैट सोलुबल विटामिन हैं A, D, E एंड K, सारी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको सभी केमिकल फॉर्मूला के साथ में समझा दिया है कि भाई ये क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आइए बात करते हैं। अमंग प्लांट फूड्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनच, कैबेज, लेट्यूस आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन के। यानी पालक हो गई है ना, हमारे पास में पत्ता गोभी होगा, लेट्यूस सब जानते हैं ना, इसी की तरह होता है अपना, हरी पत्तेदार होती है, उसको हम लेट्यूस बोलते हैं। आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन के। अदर फूड सोर्सेज इंक्लूड एनिमल फूड सच एज एग यॉक हो गया है ना, मिल्क, ऑर्गन मीट्स लाइक लीवर। विटामिन के इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्टेन हेल्पफुल बैक्टीरिया विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ विटामिन के नीडेड by us get manufactured in intestinal tract. Clear? And the other half is obtained from animal and plant foods. कुछ तो बॉडी के अंदर बनी जाता है विटामिन के, स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेती है, और कुछ हम बाहर से आसानी से ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में एब्जॉर्प्शन वही है काइलोमाइक्रोन्स, यानी मतलब विटामिन इसके साथ में मिक्स होगी फैट के साथ में और अपने पास हो जाएगा। बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के रिक्वायर्स बाइल। बाइल तो है ही, क्योंकि भाई फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें बाइल तो चाहिए ही चाहिए, हम पहले बता चुके हैं इस बात को। तो सिंस विटामिन के इज फैट सोलुबल, वही बात दोहरा दी। आफ्टर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द विटामिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस बॉडी टिश्यू। इसमें कुछ बताने और समझने के लिए तो है नहीं। विटामिन के इज स्टोर्ड इन वेरियस स्मॉल अमाउंट इन बॉडी and its concentration is not high in any particular tissue। यानी किसी पर्टिकुलर टिश्यू में इसका एब्जॉर्प्शन स्टोरेज ज्यादा हो ऐसा कुछ नहीं है। बात करते हैं फंक्शंस की। इसके फंक्शंस क्या क्या है? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन यू कट योर फिंगर? अगर मान लीजिए आपकी फिंगर कट जाती है कहीं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पे कुछ देर के बाद में वहां पे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। इधर फिंगर कट जाए या बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए, तो वहां पे अगर डीप कट हुआ है तो ब्लीडिंग में काफी टाइम लग सकता है स्टॉप होने में, पर अगर हल्का फुल्का कट है तो वो थोड़ी देर में बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है? नजर डालते हैं। योर फिंगर ऑफ कोर्स स्टार्ट्स ब्लीडिंग
यानी उसके अंदर में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बट आफ्टर ए वाइल ब्लड स्टॉप्स ऊजिंग आउट, कुछ देर के बाद ब्लड टपकना शुरू हो जाता है। वाई, क्यों? दिस इज बिकॉज ए क्लॉट, क्लॉट मतलब होता है थक्का यानी खून का जमना, इज फॉर्म्ड ऑन द वुंड एंड सील्स इट ऑफ, और इसको सील कर देता है, किसको? वुंड को, जख्म को। विटामिन के प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, समझ में आया? एंड इज देयरफॉर ऑल्सो टर्म्ड एज एंटी ब्लीडिंग विटामिन। समझना दोस्तों, कौन सी विटामिन है जिसको हम एंटी ब्लीडिंग विटामिन के नाम से जानते हैं? दैट इज कॉल्ड विटामिन के, याद रखिएगा। वन विच प्रिवेंट्स अनकंट्रोल ब्लीडिंग्स, है ना। हाउ डज विटामिन के हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड? कैसे करती है विटामिन के? क्या खुद ब खुद उसको ब्लड को क्लॉट कर देती है? नहीं, वो एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। इट हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारे पास में, ये उसको क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, विच इज टर्न इन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर होगा दोस्तों? इसी के साथ हमने फैट सोलुबल विटामिन पूरी पढ़ ली हैं। वाटर सोलुबल विटामिन पढ़ने वाले हम। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, अभी मैं इस यूनिट से करीब करीब आपको 10-15 क्वेश्चंस पूछूंगा, वो भी मैं आपको एक वीडियो डालूंगा इसी चैनल पे। आप पक्का बताना है कमेंट करके कि आपको उसके कितने आंसर आते थे। खैर, मैंने उसी वीडियो में आंसर भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या है इसका सही आंसर, पर आप उसमें पक्का अपना इंटरफेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वाटर सोलुबल विटामिन की। वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन से हमारे पास में? विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। सी में क्या हो गया? सी तो सी हो गई, एक सिंपल है। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में हमारे पास में बहुत सारी विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, 7, है ना, 9, 12, बहुत हैं। पर हम देखते हैं कि हमारे ब्लॉक में यानी हमारी इस यूनिट में कितनी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का जिक्र किया गया है, उतना ही हमें स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि उतना ही हमारे एग्जाम में आने वाला है। आइए दोस्तों नजर डालते हैं। विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑल्सो नोन एज वाटर सोलुबल विटामिन। मैंने जैसे आपको पहले बता चुका है कि ये वाटर सोलुबल विटामिन हैं, वाटर के साथ में घुल करके बॉडी के अंदर जाती हैं और यूरिन के रास्ते बाहर हो जाती हैं। क्या मतलब? मतलब सीधा सीधा है कि ये विटामिन बॉडी के अंदर में स्टोर नहीं होती हैं। नजर डालते हैं। Owing to their solubility in water, unlike fat soluble vitamins, these vitamins cannot be stored in our body in considerable amount. The excess amount of these vitamins is instead excreted from the body in urine. सिंपल है, जितनी हमें विटामिन बॉडी को चाहिए उतना तो ठीक है, बाकी जितना भी एक्सेस होगा वो सारा यूरिन के रास्ते बाहर हो जाएगा। ये है वाटर सोलुबल विटामिन का मतलब। नजर डालते हैं विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। नजर डालेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की विटामिन कौन कौन सी होती हैं। इसमें कितने विटामिन का जिक्र है, पढ़ते हैं। एज द नेम इंडिकेटेड, दिस इज ग्रुप ऑफ विटामिन विद सिमिलर फंक्शंस। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इनको देखो, थाइमिन, विटामिन B1, यहां B1 का जिक्र किया गया है, थाइमिन का, राइबोफ्लेविन, B2 फोलिक एसिड, नियासिन एंड विटामिन B12. They usually occur together in foods. The B vitamin act as coenzyme. देखो ये कोएंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो विटामिन है, बी विटामिन जितनी है जो मैंने ऊपर जिक्र किया, ये सारा कोएंजाइम की तरह काम करती हैं। अब आप कहेंगे कोएंजाइम होता क्या है? देखो, हमने पढ़ा होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स, इससे पहली यूनिट्स में हमने पढ़ा एंजाइम होता है। देखो ये रहे हमारे पास में एंजाइम, और जब तक एंजाइम को अपना साथी कोएंजाइम नहीं मिलेगा तब तक वो ठीक से काम नहीं करेगा। ये देखिए, ये कोएंजाइम है, ये कोएंजाइम, ये रहा कोएंजाइम, इसको साथी मिल गया, सॉरी ये एंजाइम है, ये एंजाइम है,
तो इसको ये मिल गया इसका साथी कोएंजाइम। देखिए अब ये अपना फंक्शन पूरा करेगा, यानी एक दूसरे के साथ हो गए ना, तो ये एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है कोएंजाइम। आइए पढ़ते हैं। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये बात हम सभी जानते हैं ना कि जो एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट को तोड़ करके उनको क्या करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को जब एंजाइम ब्रेक करते हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इन सारी चीजों में क्या होता है, इनका ब्रेकडाउन होता है। और प्रोटीन्स का किस में होता है, अमीनो एसिड्स में होता है। एंड फैट्स का किस में होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है। ये मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा सोच करके याद करें। मैंने आपको इसलिए कुछ सेकंड का टाइम दिया था कि आप सोचें कि आपको याद आया कि नहीं। आप इससे पहले यूनिट्स में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद एंजाइम्स। आप सब एंजाइम के बारे में जानते हैं। व्हाट आर कोएंजाइम्स? कोएंजाइम्स आर सब्सटेंस विच आर नीडेड बाय एंजाइम टू डू देयर जॉब इफेक्टिवली। कहने का मतलब है एंजाइम काम करने के लिए एंजाइम को उसको उसका साथी कोएंजाइम चाहिए ही चाहिए। जब दोनों साथी आपस में मिलेंगे तो ही अच्छे से काम करेंगे। बात आई समझ में? हैंस दे कैन बी कंसिडर्ड एज हेल्पर ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, यानी एक स्पेसिफिक एंजाइम का एक पर्टिकुलर कोएंजाइम हेल्पर माना गया है, उसका सहायक माना गया है, मददगार माना गया है। इनफैक्ट दीज एंजाइम्स कैन नॉट फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ देयर स्पेसिफिक कोएंजाइम, यानी जिस एंजाइम को जो पर्टिकुलर कोएंजाइम चाहिए अगर वो नहीं है बॉडी में तो वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा। आइए दोस्तों नजर डालते हैं थायमीन पर। थायमीन क्या है? थायमीन हमारे पास में B1 है, बी कॉम्प्लेक्स का B1। थायमीन B1 इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल और प्लांट फूड्स, यानी ये एनिमल और प्लांट फूड्स दोनों से ही प्राप्त हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑल द फूड स्टफ्स एक्सेप्ट फैट्स, ऑयल्स, सुगर्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ थायमीन, है ना। प्लांट फूड्स सच एज होल ग्रेन सीरियल्स, यानी जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, ये हमारे पास में रिच सोर्स है थायमीन का। किसका? थायमीन विटामिन का। अमंग द फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लीन मीट्स, पोल्ट्री एंड एग यॉक आर गुड सोर्सेस। यहां से भी ये विटामिन B1 को ले सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये एक्चुअली बीच में एक ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, हाईलाइट 1। मैं हाईलाइट 1 को आपको पढ़ा देता हूं पहले इसको। एक्चुअली ये तो यहां हाईलाइट 1 एक इंपॉर्टेंट है ना। अभी थायमीन हम पढ़ ही रहे हैं ना, तो बीच में हाईलाइट्स आ गया समझने के लिए कि भाई इन्फ्लुएंस क्या प्रभाव पड़ता है अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू पे अगर हम उसको खाते हैं। आसान भाषा हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में गेहूं है, गेहूं को मैं मोटा पिसवाऊं कि पतला पिसवाऊं, यानी बारीक पिसवाऊं, ये एक क्वेश्चन है। उसको जब हम खाते हैं तो उसको छान के खाएं या बिना छाने खाएं, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या हम मैदा या सूजी खाते हैं? मैदा मतलब बोलते हैं उसको छान लेते हैं, आटे को एक कपड़े से छान लेते हैं। मान लीजिए घर में अगर आप मैदा बनाना चाहें तो क्या वो अच्छी होती है? मैदा अच्छा क्या है? या फिर और गेहूं छोड़ दिया, अब बात कर लेते चावल की। चावल को हम भाई पॉलिश किया हुआ चावल खाएं, ये छिलके को पिसवा दें चक्की के अंदर, या फिर छिलके को निकाल कर पिसवाएं, कैसे खाएं? या फिर सेला चावल खाएं, समझ नहीं आता है। दाल को वैसे ही खा लें, या कुछ लोग दाल को आपने देखा होगा पानी में उबाल के रख लेते हैं, उबाल के नहीं कहूँगा सॉरी, पानी में उसको रख देते हैं, फिर अगले दिन खाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे अंकुरित हो जाता है वो। तो कैसे खाएं इसको? वही है। और क्या उसका प्रभाव पड़ता है, यही है इसका मतलब। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, ऑफ प्रोसेसिंग, जो आप कैसे खाते हैं, और न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि आप कैसे खाते हैं।
ये है इसका मतलब। आइए बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ व्हीट, यानी व्हीट को आप कैसे खाते हैं। सबको पता है आटा बनाकर खाते हैं, पर हम पैराग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। व्हीट इज यूजुअली नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हीट। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उसको गेहूं को गेहूं के रूप में तो हम नहीं खाते भाई, है ना। व्हीट ग्रेन सच एज बट इज इन द प्रोसेस फॉर्म। इसकी प्रोसेस फॉर्म क्या होती है गेहूं की? आटा। होल व्हीट फ्लोर इज आटा, सही है। रिफाइंड व्हीट फ्लोर मतलब रिफाइंड व्हीट फ्लोर बोलते हैं हमारे पास मैदा हो गई, और सूजी या रावा हो गया। मोस्ट ऑफ द थाइमिन, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो थाइमिन होता है, एक्चुअली थाइमिन गेहूं के जो बाहर की लेयर होती है उसके अंदर में थाइमिन प्रेजेंट होता है, यानी विटामिन B1 प्रेजेंट होता है, समझते हैं। मोस्ट ऑफ द थाइमिन एंड अदर B vitamins are present in outer covering or bran and the germ layer of wheat grain। देखो बरन किसको बोलते हैं? गेहूं की जो बाहर की कवरिंग है उसको हम बरन बोलते हैं। जिसको आपने देखा होगा, गेहूं को आटा को पिसने के बाद में जब हम उसको छानते हैं या साफ करते हैं तो जो एक भूसी सी बच जाती है छलनी के अंदर में, एक्चुअली वो बरन होता है। बात आए समझ में? उसके अंदर में जो छन के रह जाता है उसके अंदर में विटामिन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आटा और होल व्हीट फ्लोर हैज मोस्ट ऑफ द बरन एंड पार्ट ऑफ ग्रीन लेयर, यानी जर्म लेयर इन इट। जर्म लेयर क्या होती है? एक्चुअली आपने देखा होगा, अगर गेहूं के दाने को हम पानी में रख दें या हम उसको जब बो देते हैं तो आपने देखा होगा कि नया पौधा उगाता है, तो वो उगता कैसे है? उसके अंदर में जर्म भी होते हैं और उसको खाने के लिए अंदर खुद ब खुद मेटीरियल देता है परमात्मा कह दूं, या फिर एक नेचुरल की ब्यूटी है कि उसके अंदर में उगने वाले पौधे के लिए खाना पहले से प्रेजेंट होता है। ये उसी की बात कर रहा है। इज ए गुड सोर्स ऑफ थाइमिन, ठीक है। हाउएवर मैदा और सूजी हैव वेरी लिटिल ब्रेन बरन एंड जर्म एंड द हैंस द पुअर सोर्स ऑफ थाइमिन एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इन जनरल। कहने का मतलब है, अगर हमने आटे को मैदे में तब्दील कर दिया, बहुत बारीक पिसवा दिया और उसको बिल्कुल छान दिया, तो उसके अंदर में सारा तो विटामिन बाहर हो गया, क्योंकि वो तो कपड़े से छन गया ना। तो इसलिए अब आपको समझना है कि भाई हमें आटा बारीक पिसवा करके खाना है या थोड़ा मोटा पिसवा करके उसको छानना है। ये आप मुझे, अगर जो मेरी वीडियो पूरी देखेगा तो कमेंट्स में मुझे इसका आंसर जरूर देगा कि आपको ये पूरी वीडियो देखने और समझने के बाद, मैं तो समझा ही रहा हूं, आप सामने स्क्रीन पर पढ़ भी रहे हैं उसको, तो आपको भी वो चीजें समझ में आ रही हैं। तो क्या है उसका सही आंसर, वो आप मुझे बताएंगे। प्रोसेसिंग ऑफ राइस, ये तो आपने प्रोसेसिंग ऑफ व्हीट समझ लिया, यानी हमने देख लिया गेहूं को हम भाई आटा बना के खा सकते हैं या फिर मैदा वगैरह बना सकते हैं। ये इसके 2-3 जो है अपने पास है प्रोसेसिंग से। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ राइस, यानी राइस की क्या प्रोसेसिंग है, चावल की। आपने देखा होगा कुछ चावल पॉलिश करके मिलते हैं, है ना। चलिए पैराग्राफ से समझते हैं। पॉलिश्ड राइस इज वेरी पुअर इन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, यानी बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होती है वो बहुत कम होती है पॉलिश किए हुए चावल के अंदर में, है ना। थाइमिन इन पर्टिकुलर, जैसे हमने बताया कि भाई आउटर लेयर के अंदर में, इसके अंदर में थाइमिन होती है, तो इसने वही बोला थाइमिन इन पर्टिकुलर, यानी बहुत कम मात्रा में क्या होती है हमारे पास में, थाइमिन होती है पॉलिश किए हुए चावल पर। व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिशिंग, आप क्या समझते हैं पॉलिशिंग से, चावल की पॉलिशिंग से? पैडी, पैडी मतलब होता है हमारे पास में खेत से निकला हुआ सीधा सीधा धान, यानी छिलके के साथ में चावल के ऊपर छिलका है, उसको हम बोलेंगे पैडी। समझ में आया? हस्क, देखो यहाँ पे एक शब्द है पैडी मतलब, और राइस विद हस्क, हस्क मतलब होता है उसका छिलका, चावल का जो छिलका ऊपर बोलते हैं उसको हम हस्क बोलते हैं। इज आइदर ग्राउंड इन मशीन और पाउंडेड बाय हैंड टू रिमूव द आउटर हस्क। आपने देखा होगा उसको क्या करते हैं, मशीन में डाल देते हैं हस्क को निकालने के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्षति हो जाती है विटामिन की। आफ्टर दिस द ग्रेन इज फर्दर क्लीन्ड टू गिव इट वाइट
और इसको सफ़ेद करने के लिए इसको भी एक फिर मशीन से कर देते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं कि चावल अच्छा अच्छा दिखेगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा, तो मार्केट में अच्छा बिचेगा। उसको पॉलिशिंग वगैरह कर देते हैं, उसके अपीरियंस के पॉलिश करते हैं। अपीरियंस मतलब होता है देखने में सुंदर लगने के लिए, उसके करने के लिए उसको अच्छा पॉलिश वगैरह कर देते हैं। उसका एक्चुअली पूरा विटामिन खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है या फिर धुल जाता है। रिमूवल ऑफ हस्क, पॉलिशिंग बोथ कॉज हैवी लॉसेज ऑफ थायमिन, क्लियर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एज वेल एज सम ऑफ अदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और कोई विटामिन उसके अंदर में होती है उसका भी लॉस हो जाता है, बी ग्रुप के विटामिन का। राइस इज ऑल्सो अवेलेबल इन अनदर फॉर्म कॉल्ड परबॉइल्ड या सेला चावल। आपने बोला होगा, दुकानदार ने बोला होगा सेला चावल दे दो क्या। एक्चुअली सेला चावल बनता कैसे है और क्या है सेला चावल, पैराग्राफ से समझते हैं। जो परबॉइल्ड राइस इज प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग, सोकिंग मतलब होता है सोखना, रॉ राइस इन वाटर फॉर 2-3 डेज, यानी चावल को एक्चुअली पानी में डाल दिया जाता 2 से 3 दिन के लिए। तो अब उससे आप बताओ फायदा होगा या नुकसान होगा। एक्चुअली उससे फायदा होगा। जैसे ही आप चावल को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा चावल, और थोड़ा मोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जो उसके अंदर में विटामिन्स थे उसके बाहर के लेयर में, वो पानी के साथ साथ जब पानी चावल ने सोखा तो विटामिन्स भी सूख के अंदर चले गए, एब्सॉर्ब कर लिया चावल ने। तो जो विटामिन्स थी वो वेस्ट नहीं हुई हैं ज़्यादा। समझते हैं। बॉइल्ड और स्टीम्ड एंड देन ड्राई, उनको फिर ड्राई कर दिया जाता है। मतलब जब चावल बड़ा हो गया, पानी में 2-3 दिन रखा, उनको स्टीम वगैरह में थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद उसको सुखा दिया, फिर से ऐसा कर दिया जैसे वो था। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द ग्रेन मूव टू इट्स इंटीरियर्स, यानी उसके जो अनाज के जो अंदर में क्या था, जो ये था अपने पास में विटामिन्स वगैरह थी, वो सब उसके अंदर में चली गई, इंटीरियर्स उसके अंदर चली गई। दस थायमीन एंड अदर विटामिन्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन आउटर लेयर ऑफ राइस आर रिमूव्ड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग। कहने का मतलब है अब उसके बाद अगर उसका छिलका भी निकाल देते हैं तो चावल को वो नुकसान नहीं होगा जो पहले हो रहा था। यानी सेला चावल सही है मेरी समझ से, बाकी आपकी समझ से सही है या गलत है आप मुझे कमेंट करेंगे इस पे। आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन। स्प्राउटिंग क्या होता है? स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन ऑफ होल ग्रेन सीरियल्स और पल्सेस इंक्रीज देयर कंटेंट ऑफ विटामिन, यानी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड विटामिन सी को इंक्रीज कर देता है। एक्चुअली स्प्राउटिंग होता क्या है आप देखना, हमने जैसे मान लो मूंग दाल ले लिया, हमने उसको क्या किया 24 घंटे के लिए, देखो अबाउट 24 आवर्स के लिए हमने उसको रैप करके रख दिया एक मॉइस्ट क्लॉथ में, कपड़े के अंदर मॉइस्ट करके रख दिया, पानी के अंदर रखा। तो आपने देखा होगा उसके अंदर में क्या हो जाता है, एक स्प्राउट निकल आता है, यानी एक अंकुर निकल आता है। तो उससे क्या होगा, जो अंकुरित हो रहा होगा तो जो अंदर का जर्म था और उसका जो खाने का मटेरियल था वो ले लिया उसने, और वहां से जो बना वो बहुत हेल्दी डाइट हो गई हमारे लिए। तो उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं भला? मेकिंग रायता, रायता बनाने में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टफ्ड पराठा, भरवा पराठा जिसको बोलते हैं गांव देहात में, भाई भर के बना दो पराठा, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड उनको आप ऐसे भी खा सकते हैं सलाद के रूप में, या फिर डायरेक्ट मुंह में डाल के उसको खाते हैं जैसे सलाद को खाते हैं, उस तरह से हम इसको खा सकते हैं। ये एक डायग्राम में समझाया गया है। देखो पहले पानी में रखा उसको भाई ओवरनाइट, फिर उसको कपड़े में, तो ऐसे 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 उसमें से छोटे छोटे पौधे से निकल आए, तो उसको हम खाते हैं तो अच्छा रहता है। फर्मेंटेशन ऑन द अदर हैंड रेफर टू केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन सर्टेन फूड्स व्हेन मिक्स्ड इन ग्राउंड form with added fluid and kept overnight at a suitable temperature. Clear है? During this time certain beneficial bacteria multiply and grow in the food mixture and bring about some desirable changes in it. You may already be familiar with these. कहने का मतलब है जो उसके अंदर में
चेंजेस हुए भाई जब फर्मेंटेशन होगा, यानी मतलब जब अनाज हो गया आपका, सीरियल्स हो गया या पल्सेस दाल वगैरह हो गई, उसके अंदर में जब हमने पानी में डाला या जो भी प्रोसेस हो उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आए, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन मेक्स द मिक्सचर लाइट एंड पफी इन अपीयरेंस, है ना. उसके अंदर क्या, ये लाइट्स एंड पफी बना देता है उसको, फ्लफी बना देता है उसको. एंड digestible. Let us now talk about some fermented foods. इडलीज हो गए हमारे पास में जिनको हम फर्मेंटेशन के बाद बनाते हैं. ढोकला हो गया जो गुजरात में बनता है, आप जानते होंगे, है ना. तो ये सारी चीजें बन जाती हैं फर्मेंटेशन के बाद. आइए बात करते हैं आगे. आफ्टर इंजेक्शन थाइमिन इज एब्जॉर्ब्ड and enter into bloodstream. It is utilized to perform several important functions. Excess thiamine, amount of excess of the body is excreted in urine. जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी ये वाटर सोलुबल विटामिन्स होती हैं ये सब यूरिन के रास्ते बाहर हो जाती है अगर इनकी मात्रा एक्सेस हो जाती है इन आवर बॉडी. थाइमिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. क्लियर है. यूं तो हम सभी जानते हैं कि जितनी भी विटामिन हैं सारी मेटाबॉलिज्म में ही मदद करती हैं. ये सभी को याद होगा कि मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. ये मुझे दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं है. अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इससे पहले आप ब्लॉग देख सकते हैं, यानी यूनिट देख सकते हैं, वहां से आप आसानी से समझ पाएंगे. अब बात करते हैं राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B12. ये क्या कहते हैं. राइबोफ्लेविन और B2 इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट एंड एनिमल फूड्स. मिल्क, लीवर, किडनी, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन. समझ में आया. यानी विटामिन B2 इन सभी के अंदर में मिलती है, यानी प्लांट और एनिमल फूड्स दोनों में मिलती है. Whole grain cereals and pulses containing fair amounts. On refining, there is some loss of vitamin. However, sprouting and fermentation of whole grain cereals and pulses can markedly increase their content of riboflavin and B complex vitamins as mentioned in highlights 1. highlights 1 में देखो, ये highlights 1 में जो हमने समझाया वही बात इन्होंने कही. An average mixed diet including milk and green leafy vegetables, whole cereal and pulses, especially when sprouted, we can care of riboflavin needs. Vegetarian, non-vegetarian can also obtain riboflavin from animal foods. देखो वही बात है कि हम जो है राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B12 को ले सकते हैं. हाईलाइट 1 से यहाँ पे समझाया गया है. आइए बात करते हैं आगे. हाउ राइबोफ्लेविन यूज्ड बाय द बॉडी. कैसे राइबोफ्लेविन का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी के द्वारा. राइबोफ्लेविन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन. ये तो हम सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म के में ही काम करता है ना. राइबोफ्लेविन रहने दो, थाइमिन रहने दो, कुछ भी रहने दो, ये सब इनका मेन काम मेटाबॉलिज्म ही है. दिस इज बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स part of two distinct coenzymes which help to release energy from end product of digestion of carbohydrate and fats and proteins. कहने का मतलब है ये हमारे पास में कोएंजाइम बनाती हैं जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इनका जो है मेटाबॉलिज्म में मदद करती है. यही है कहने का मतलब. नियासिन, ये क्या कहता है. नियासिन इज अनदर मेंबर ऑफ बी कॉम्प्लेक्स फैमिली. ये भी इसी का है, बी कॉम्प्लेक्स का. द गुड सोर्स ऑफ नियासिन इंक्लूड्स मीट, fish, poultry, cereals, pulses, nuts and oil seeds. One interesting point about niacin is that it can also be formed in the body from amino acid called tryptophan. आया समझ में. कुछ अमीनो एसिड्स है कि जो सारे अमीनो एसिड्स हमारे पास में प्रोटीन नहीं बनाते हैं. तो एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन जिससे हम नाइसिन बनाते हैं. The milk is good example of food rich
tryptophan but not in niacin. The tryptophan present in milk protein can be converted to niacin in the body. Thus milk provides appreciable amount of niacin. नियासिन कहता है हमारे पास में लाइक राइबोफ्लोविन इज पार्ट ऑफ कोएंजाइम. ये सारे कोएंजाइम है विच हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. एक ही बात को बार बार दोहराया गया, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स. वही बात है, इसके ऊपर ये पहले भी यही बोला गया है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. एक ही बात की तरह से बार बार बोल रहा है. आइए बात करते हैं फॉलिक एसिड की. फॉलिक एसिड क्या कहता है? फॉलिक एसिड इज ऑल्सो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड. फूड्स में मिलता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑर्गन मीट्स लाइक लीवर एंड किडनी आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड. सही है. होल ग्रेन सीरियल्स, पल्सेस, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड. यानी फॉलिक एसिड हमें इन चीजों से प्राप्त होता है. आफ्टर एब्जॉर्प्शन फॉलिक एसिड इज टेकन टू वेरियस body tissues through the bloodstream for specific function. Normally some amount of folic acid is stored in body. The principal storage organ is liver. कहने का मतलब है कुछ अमाउंट का फॉलिक एसिड जो है हमारे पास में लीवर में स्टोर हो जाता है. कई बार अगर हम फॉलिक एसिड नहीं लेते हैं तो वहां से इसको बॉडी वापस यूज कर सकती है लीवर से. देखो यही बात आगे बताई गई है. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द बॉडी स्टोर फॉलिक एसिड आर सफिशिएंट टू मीट the requirement of body for several months even if no folic acid is available through the diet. अगर डाइट में काफी समय तक नहीं लिया गया फॉलिक एसिड तो वो लीवर से फॉलिक एसिड को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं. बात करते हैं विटामिन B12 यानी कोबालामिन. विटामिन B12 कोबालामिन इज प्रेजेंट ओनली इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन. ये एनिमल ओरिजिन के में ही मिलता है विटामिन B12. लीवर, किडनी, मिल्क, एग्स एंड सी फूड्स, इन सब में क्या होता है हमारे पास में रिच सोर्स है विटामिन B12 का. प्लांट प्रोडक्ट के अंदर में विटामिन B12 नहीं होता है. और विटामिन B12 इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय सर्टेन हेल्पफुल बैक्टीरिया. यानी जो विटामिन B12 है उसकी फॉर्मेशन इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर में हो जाती है हमारे अंदर. आगे बात करते हैं. विटामिन B12 कैन ओनली बी एब्सॉर्ब इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो एब्जॉर्प्शन है जो एक इंट्रिंसिक फैक्टर सब्सटेंस है इससे ही बॉडी के अंदर होता है. द सब्सटेंस इज सीक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ स्टमक. ये स्टमक के सेल्स के द्वारा ही क्या होता है, मतलब स्टमक की जो सेल्स है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं जिसके सहारे से विटामिन B12 स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब होती है. विटामिन B12 इंजेस्टेड कंबाइन विद इंट्रिंसिक फैक्टर. जैसे मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में विटामिन B12 दोनों मिक्स हो जाते हैं एंड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उनका एब्जॉर्प्शन होता है. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन B12. भाई इंटेस्टाइन जैसे मैंने आपको बताया पहले बॉडी के अंदर भी खुद ब खुद रिलीज हो जाती है, खुद ब खुद फॉर्मेशन हो जाती है, बट दिस कैन नॉट बी एब्जॉर्ब विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर. आपको याद है मैंने ये बोला इंट्रिंसिक फैक्टर को जो रिलीज करता है ये स्टमक में होता है और जबकि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. भाई स्टमक के बाद आती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन प्रोसेस के अंदर में. तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ने विटामिन B12 को रिलीज किया तो उसका क्या होगा, वो तो लेटरिन के रास्ते बाहर ही जाएगा ना भाई, प्रोफेकस आउट हो जाएगा ना बॉडी से. क्योंकि अगर विटामिन B12 हमने खाने से लिया तो पहले पेट में आएगी वो, फिर इंट्रिंसिक फैक्टर उसके अंदर मिक्स होगा एंड देन उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ काम करेगी बॉडी के अंदर जाके. पर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स ने रिलीज किया विटामिन B12 को तो वहां तो इंट्रिंसिक फैक्टर है ही नहीं, तो वो तो लेटरिन के रास्ते बाहर होगा ना. यही कहने की बात कर रहा है यह पैराग्राफ. आ बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 इज वेरी स्मॉल. यस, हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है. कंजम्पशन ऑफ एवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनिमल फूड्स मिल्क कैन टेक केयर ऑफ विटामिन B12 ऑफ द बॉडी. अगर हम थोड़ा बहुत भी दूध ले लेते हैं थोड़ा बहुत दिन में
तो भी हमारे पास में विटामिन B12 की कोई कमी नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं। विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। विटामिन जो B12 है, डाइजेस्टिव ट्रैक, नर्वस सिस्टम एंड बोन मेरो, यानी अगर मान लीजिए किसी आदमी का थोड़ा बहुत दिमाग कम सा काम करता लगता है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करता है या कुछ है, तो उसको अपना विटामिन B12 का टेस्ट करा लेना चाहिए। कई बार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी ऐसी हरकत देखने को मिल सकती है। इन बोन मेरो विटामिन B12 लाइक फॉलिक एसिड ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स। आ गया दोस्तों समझ में ना। अब बात करते हैं हम विटामिन सी की। विटामिन सी क्या है? एक्चुअली विटामिन सी कहां से प्राप्त होती है और इसका दूसरा नाम भी क्या है? देखिए, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है ये इसका नाम, एंड ऑल्सो टर्म है फ्रेश फूड विटामिन। इंपॉर्टेंट, एक्चुअली जितने भी ताजा फल होते हैं, ताजा सब्जियां होती हैं, उसके अंदर में विटामिन सी काफी मात्रा में हो जाती है, पर जैसे वो सब्जी खराब, पुरानी, सड़ी हुई सी हो जाती है, कई दिनों की हो जाती है, उसके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। बिकॉज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेजर सोर्सेस, है ना। फ्रेश सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल हों, लाइक जैसे ऑरेंज, संतरा, लाइम, नींबू, है ना, हो गया, एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक गवावा, आंवला, समझ रहे हो, गवावा, अमरूद हो गया, आंवला हो गया, सबने खाया होगा, खट्टा रहता है, बेर के बराबर का। पपाया, पपीता, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, टोमेटोज, टमाटर, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च एंड कैप्सिकम, शिमला मिर्च आर सम ऑफ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी आप कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हो और अपने पास में कोई भी फ्रूट खाते हो, उसके अंदर में विटामिन है अगर आपने ताजा खाया है तो। और नॉर्मली अगर बात करें तो खट्टे फल के अंदर में विटामिन सी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर्स। रूट वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो contain small amount of vitamin, they contribute significant amount only when consumed in large quantity। कहने का मतलब है रूट्स वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स क्या होती हैं समझते हैं आप? रूट वेजिटेबल, रूट मतलब जड़, वेजिटेबल मतलब सब्जी, यानी जो सब्जी जड़ में पैदा होती है, मतलब धरती के अंदर पैदा होती है, उसको रूट वेजिटेबल्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा पोटैटो, आलू जो होता है कहीं पेड़ पर नहीं लगता, वो जमीन के अंदर में होता है, इसलिए उसको रूट वेजिटेबल्स बोला गया है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, जमीन के अंदर से निकाली जाती है, तो इसलिए हम इनको इसके अंदर में कम मात्रा में होता है। मगर हम इनकी मात्रा ज्यादा खा लें, आलू ज्यादा खा लें, शकरकंदी वगैरह ज्यादा खा लें, तो हमें जो विटामिन सी है इसकी काफी हद तक मात्रा प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं आगे। सीरियल्स एंड पल्सेस एज सच आर पुअर इन विटामिन सी। भाई देखो, सीरियल्स मतलब अनाज हो गया अपना, गेहूं चावल वगैरह हो गया, तो सीरियल्स बोलते हैं, पल्सेस दाल वगैरह जो गई, उसके अंदर में विटामिन सी की मात्रा बहुत कम होती है। व्हेन स्प्राउटेड एंड फर्मेंटेड बिकम गुड सोर्स। देखो, अगर आपने दाल को ऐसे ही खाया तो उसके अंदर विटामिन सी नहीं है, पर अगर आपने उसको पानी में रखा, फिर उसको थोड़ा सा है ना, उसका वो अंकुरित होने तक का टाइम दिया उसको, देन उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। एंड एनिमल फूड्स लाइक फिश, मीट, मिल्क, पोल्ट्री एंड एग्स कंटेन लिटिल और नो एस्कॉर्बिक एसिड। इनके अंदर में किसी भी प्रकार का विटामिन सी नहीं होता है एनिमल फूड्स के अंदर। देखिए, हंसते हुए आपको फल दिखाई देंगे। व्हेन वी फ्रेश, जब हम ताजा होते हैं तो वी हैव मैक्सिमम विटामिन सी, हमारे अंदर में ज्यादातर विटामिन होती है। कौन सी? सी। देखो, ये हो गए पास ग्रीन चिल, हरी मिर्च, ऑरेंज, संतरा, गुआवा, अमरूद, टोमेटो, टमाटर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, लेमन, नींबू, आंवला, आंवला सभी जानते हैं, स्पाइनच, पालक, कोरिएंडर, धनिया। जब हम ताजा होते हैं तो हमारे अंदर विटामिन सी की मात्रा काफी होती है। फ्रूट्स लाइक आंवला, गुआवा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन चिल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सम
चीफ सोर्स ऑफ विटामिन सी इनफैक्ट आंवला है। देखो अगर एक्चुअली आंवला क्या है, काफी सस्ता आता है, आपने देखा होगा। आंवला इज चीपेस्ट सोर्स, सबसे सस्ता सोर्स है, एंड प्रोवाइड 20 टाइम्स 20 गुना मोर एसॉर्बिक एसिड एज कंपेयर टू एक्सपेंसिव सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी खट्टे फल आते हैं, अगर आप आंवला खा लेते हैं तो आपको इतना ज़्यादा विटामिन सी मिल जाता है कि आपको 20 गुना आप ले सकते हैं कम दामों में। तो कहने का मतलब है जिस पेशेंट को विटामिन सी की कमी हो तो आंवला खा के उसको कम दामों में भी उसकी पूर्ति कर सकता है। एसॉर्बिक एसिड इज readily absorbed from the digestive tract and then distributed to various body tissues, organs and glands like the spleen, bone marrow, liver, pancreas, kidney and the retina of the eye have a high concentration of ascorbic acid. क्लियर होगा? फंक्शंस की अगर मैं बात कर लूँ कि फंक्शंस क्या हैं इसके, तो प्ले ए रोल इन हीलिंग ऑफ वुंड। विटामिन सी आपके जख्म को भरने में बहुत मदद करता है। यानी किसी पेशेंट का जख्म अगर लेट से भरता है, डिले भरता है, तो समझना उसके अंदर विटामिन सी की कमी हो सकती है। एड इन एब्जॉर्प्शन आयरन, आयरन को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। हेल्प इन ओवरकम कंडीशन ऑफ इंजरी, इन्फेक्शन एंड अदर स्ट्रेसेस। ओवरकम मतलब उन पे प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना या उन पे काबू करना है, ओवरकम। कंडीशन इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, अदर स्ट्रेसेस हो गए, उन सब पे ये करता है। प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन बॉडी एज वेल एज सम फूड स्टफ्स। माफी चाहते हैं। वुंड हीलिंग, जख्म का भरना, ये क्या है हमारे पास में, फंक्शंस हैं इसके। डीलिंग विद स्ट्रेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड प्रोटेक्टिंग सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जख्म भरने के लिए कोलेजन क्या होता है, एक्चुअली कोलेजन एक प्रोटीन होता है। तो अब आप पैराग्राफ से समझते हैं। विटामिन सी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन। विटामिन सी जो हमारे पास में कोलेजन को बनाने में मदद करता है, जो कि ब्लड कोएगुलेशन का अच्छा काम करता है। द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन एट साइट ऑफ वुंड एंड इंजरी एड टू इट्स हीलिंग, हीलिंग में मदद करता है। दिस प्रोटीन इज फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू विद विच फोल्ड्स टुगेदर डिफरेंट अदर टिश्यूज। मतलब कहने का है जहां पे हमारे पास में वुंड हो जाता, जख्म हो जाता, वहां पे हम कोलेजन पैक कर देते हैं, और कोलेजन पैक करने के बाद में हम उस पर अगर सूचर वगैरह कर देते हैं वहां से, तो वो जो हीलिंग है वो बहुत अच्छे और बहुत जल्दी से हो जाती है। कहने का मतलब यही है इस बात का। आइए अगले पैराग्राफ पर नजर डालते हैं। डीलिंग विद स्ट्रेस, ये स्ट्रेस के साथ में डील कैसे करता है। एसॉर्बिक एसिड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीज टू हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, यानी दो ये हार्मोन रिलीज करता है फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी। दीज हार्मोन्स हेल्प द बॉडी टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइक डे टू डे टेंशन, स्ट्रेसेस ऑफ इन्फेक्शियस और एंड इंजरी। क्लियर होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है विटामिन सी। एंड प्रोटेक्शन सर्टेन प्रोटेक्टिंग सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम डिस्ट्रक्शन लाइक विटामिन ई। विटामिन सी प्रोटेक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस, यानी ए और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को डिस्ट्रॉय होने से मदद करता है विटामिन सी। इसी के साथ हमारी ये पूरी यूनिट कंप्लीट होती है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर करता हूं ताकि आपका समय भी बचे और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अब मैं इसमें से 10 या 15 क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आपने इसको कितने ध्यान से सुना है और समझा है उसका आप रिप्लाई करेंगे कमेंट में। और मैंने इसका वीडियो के अंदर में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।